साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? बंद करो इसे। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। राघव ने टैक्सी ड्राइवर को टपटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ता ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वो घर खरीद लिया। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने सुनीता से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होता है? राघव की बीवी सुनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे सीट पर बैठी हुई थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत वूत कुछ नहीं होता। अंकल तो बस कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें सुनी थी वो आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी। ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिले थे। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना वक्त लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। लो साहब, आ गई आपकी मंजिल। राघव ने टैक्सी से नीचे उतर कर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी को लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दिया था। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले ही क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लो। शाम के समय यहाँ कोई नहीं आता। राघव ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिए। फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो मेन गेट पर पहुंचे। गेट पर जंग खाया हुआ एक पुराना ताला लटक रहा था। तभी ना जाने वहां पर उनके पास एक बूढ़ी औरत आ पहुंची, हाथ में लाठी लिए। उसके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ी हुई थी। लगभग 90 साल की होगी वो। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही ये बात सुनी, वो जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो भी आता है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता। तो तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल जा यहाँ से, भाग। कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है, आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखभाल करता था और वो माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था। धूल की परतों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था।
दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथों में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वो चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ें गूंज रहे थे। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर्र से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछे थे। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिया और उनसे कहा, साहब आप लोग अपना सामान सजा लीजिए, मैं तब तक कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वो लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान सजा लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया, इसलिए उनसे आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आ जाइए, खाना लग गया है। सभी लोग नीचे चले गए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाना खाने लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वो खाना खा चुके थे तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उनके कमरे का पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? तो राम सिंह ने उसे कहा, कुछ नहीं साहब, कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर राम सिंह ने बात को टाल दिया। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहां से चला गया। फिर वो सभी लोग कमरे में आ गए। ठीक आधी रात को राघव की नींद खुले। नई जगह में होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रहे थे। उसने सोचा क्यों ना कमरे से निकलकर टहला जाए। वो कमरे से बाहर निकला और चलने लगा। उसकी नज़र बार बार उस कमरे के बगल वाले कमरे पर जा रहे थे। कहते हैं ना, हमें जो करने के लिए मना किया जाए वो करने का मन ज्यादा होता है। राघव ने उस बंद दरवाजे के की होल से अंदर झांका। पहली बार में तो उसे कुछ नजर ही नहीं आया, मगर फिर उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उस कमरे के पंखे से एक औरत लटकी हुई थी। अंधेरे में कुछ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। राघव अभी उस नज़ारे को बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि एकदम से वो औरत राघव के आंखों के सामने आ गई। उसका चेहरा बेहद ज्यादा डरावना था। राघव एकदम से पीछे की तरफ गिर गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और जाकर अपने बिस्तर में दुबक गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राघव अपने पूरे परिवार के साथ उस घर से निकल गया। वो घर आज भी उसी तरह उसी गांव में मौजूद है, मगर वहां कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी।
भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा। हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा। साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा। वो बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाजें आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहां शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया,
मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गए थे, तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा खोल। वो आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाजा खोल। वो भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। तू? देवेश की आवाज में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूंगा, उस साए ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा।
मुझे छोड़ दे जाए। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज प्लीज। देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाजा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राज़ी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहां से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहां से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सज़ा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ।